बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और हम लास्ट टाइम तक अपनी बात ख़त्म कर चुके थे कि जनाबे वाला आपके प्रोनाउंस क्या होते हैं। हमारी लास्ट टाइम तक ये बात ख़त्म हो गई थी, सही है। और मैंने ये बात कही थी कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव को देख के बनता है, सही है। और थर्ड पर्सन का जो रिफ्लेक्सिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस को देख के बनता है। ये बात लास्ट टाइम हो गई थी हमारी, सही है। अच्छा, अब बात ये थी हमारी कि जनाबे वाला ये रिफ्लेक्सिव केस और इंटेंसिव केस में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा, वैसे तो ये टॉपिक रिफ्लेक्सिव केस और इंटेंसिव केस का बेसिकली एप्टीट्यूड लेवल का टॉपिक होता है। और बेसिकली शायद ये एप्टीट्यूड लेवल का भी टॉपिक नहीं है, शायद से मुराद मेरा ये है कि एप्टीट्यूड लेवल में इस टाइप का सवाल शायद ही कभी आया हो, सही है। लेकिन फिर भी मैं इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई रिफ्लेक्सिव केस और इंटेंसिव केस में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, ये बात बता देता हूँ। वैसे सेकेंड ईयर और इवन शायद एप्टीट्यूड के लिए भी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ बता देता हूँ। 1 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन पॉज होगी, सही है। मैं एक चीज़ खोलूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि मैं क्या बताना, इन दोनों में फ़र्क जो है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। माजरत, बस एक मिनट। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आपको ये शो हो रहा होगा कुछ लिखा हुआ मेरी स्क्रीन पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिएगा, रिफ्लेक्सिव केस किसे कहते हैं, सही है। रिफ्लेक्सिव केस सिंपल डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन की तरफ मैं नहीं जा रहा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन refers back to the subject. You cannot remove a reflexive pronoun from a sentence because remaining sentence would be grammatically incorrect. अगर आप रिफ्लेक्सिव केस को सेंटेंस से निकाल देंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। इसके एग्जांपल्स देखिएगा देखिएगा। और ये बेसिकली प्रेफरेंस देता है सब्जेक्ट को ही। कैसे, सी एग्जांपल्स देखें बस आप। पहली एग्जांपल हमारे पास है, ही टोल्ड हिमसेल्फ टू काम डाउन। उसने अपने आप से कहा, भाई 1 मिनट, अपने आप से कह रहा है रुको रुको रुको, थोड़ा आहिस्ता हो जाओ, हल्के में आ जाओ, हल्के में आ जाओ। अगर आप हिमसेल्फ यहाँ से रिमूव कर दें, ही टोल्ड टू काम डाउन, भाई किसको कह रहा है, ग्रामेटिकली सेंसलेस जा रहा है। जब सेंसलेस कोई जुमला जाता है तो उसे इनकरेक्ट कहता है, सही है। अगली अगली एग्जांपल देखिएगा, शी हर्ट हरसेल्फ ऑन द रूफ। अगर यहाँ से हर सेल्फ रिमूव कर दिए जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, सही। शी हर्ट ऑन द रूफ, सही है। अब समझ में नहीं आ रहा, छत जख्मी हुई, क्या कहना चाह रही है, हर्ट हरसेल्फ, वो खुद जख्मी हो गई छत पर। डॉग थ्रू इटसेल्फ अंडर न्यू सोफा, डॉग ने अपने आप को सोफे के नीचे जाके दबा लिया या घुस गया सोफे के नीचे। तो इटसेल्फ अगर यहाँ से रिमूव कर दोगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा, फर्स्ट ईयर के अंदर एक चैप्टर था पेज नंबर 99 पे, द वोल्स ऑफ सर्नोग्रेट्स। उसमें भी पेज नंबर 101, 99 पे शुरू हो रहा है, पेज नंबर 101 पे एक छोटे से कुत्ते का जिक्र है, लैब डॉग का जिक्र है, वेपी। वो भी शिवर करते हुए सोफे के अंदर चला जाता है, सही है। अब द चिल्ड्रन कैन टेक केयर, बच्चे देखभाल कर सकते हैं किसकी भाई, ऑफ देमसेल्फ, अपनी देखभाल कर सकते, देमसेल्फ लगा हटा देंगे तो जुमला जो है ना सेंस सेंसलेस हो जाएगा। और सम टाइम ऐसा सेंसलेस हो जाता है, सही है, जैसे सेकंड वाले सेंटेंस में शी हर्ट वाले में सम टाइम ऐसा सेंसलेस हो जाता है कि इनकरेक्ट फॉर्म दे रहा होता है। सही है, जनाबे वाला। अब इंटेंसिव केस किसे कहते हैं देखिएगा। इंटेंसिव केस, इंटेंसिव प्रोनाउन जो आप कहें,
इंटेंसिव केस क्या होता है? इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। इंटेंसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को मजीद एम्फेसाइज करता है। दे आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता एक्शन का। द इंटेंसिव प्रोनाउन कैन ऑलवेज बी रिमूव्ड, रिमूव किया जा सकता है, इससे कोई सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी एम्फेसाइज लेवल कम हो जाएगा। एम्फेसाइज का मतलब है यहाँ पे कोई बात जोर दे के अगर आप कह रहे हैं तो वो लेवल कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है यू मेड दीज कुकीज योरसेल्फ, भाई तुमने खुद से ये बिस्किट बनाए हैं, तुमने ये कुकीज खुद से बनाए हैं, भाई वाह भाई वाह वाह, सही है। तो अगर आप योरसेल्फ यहाँ से रिमूव कर दीजिए तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई ये होगा भाई तुमने ये कुकीज बनाए, सही है। बाई द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इनवाइटेड अस, यार प्रेसिडेंट ने हमें खुद इनवाइट किया है, सही है। तो हिमसेल्फ अगर यहां से हटा देंगे तो एम्फेसाइज लेवल कम हो जाएगा, लेकिन आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, सही। द प्रिंसिपल हरसेल्फ पार्डन द टीचर, प्रिंसिपल ने खुद बजाते खुद जाके एसातिजा से माफी मांगी है। कोई भी चीज हुआ होगा, प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ होगा, भाई खुद जाके माफी मांगी। द टीचर डोंट नो द आंसर हरसेल्फ, टीचर को खुद भी आंसर नहीं पता था, सही है। तो एम्फेसाइज लेवल कम हो जाएगा अगर यहाँ हरसेल्फ हटा देंगे। तो ये फर्क होता है इंटेंसिव केस के अंदर और रिफ्लेक्सिव केस के अंदर। रिफ्लेक्सिव केस रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो सकता है और ज्यादातर हो ही जाता है, सही। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब फिर मेरी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज होगी। हम वापस आ गए हैं इस जगह पर और मेरी स्क्रीन ओपन हो रही है। जी मेरी स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पर हम प्रोनाउन लेवल तक आ गए हैं और प्रोनाउन पे मैंने पूरी बात कर ली थी कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर को देख के, सेकंड पर्सन स्पोकन टू को देख के और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोटेशन मार्क्स वाले के अंदर फर्स्ट पर्सन जो भी है वो स्पीकर को देख के चेंज होगा। स्पीकर राइट लेफ्ट साइड पे टॉप की तरफ लिखा हुआ है। सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोटेशन मार्क्स वाले के अंदर जो भी है वो स्पोकन टू को देख के चेंज होगा। थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोटेशन मार्क्स वाले के अंदर अगर कोई है तो चेंज नहीं होगा, सही। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर सवाल कर लीजिएगा बेटा। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो कुछ बातें बता रहा हूँ हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पहले से पता हो, सही है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसको क्या पता है किसको नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ बच्चों वाली बातें भी बतानी पड़ रही हैं। जनाबे वाला, अब आ रहे हैं टेंस की चेंजिंग पे कि टेंस की चेंजिंग क्या होती है, किस तरह टेंस की चेंजिंग होती है, सही है। टेंस की चेंजिंग का हुनर आपको समझना पड़ेगा और ये सबसे अच्छी ऑफ हार्ड एंड फास्ट, अच्छी से मुराद ये है कि ये सबसे हार्ड एंड फास्ट चीज़ है, सही है ना। कौन कौन सी? कॉमा की चेंजिंग, प्रोनाउन की चेंजिंग, कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना और टेंस की चेंजिंग, सही है। अब जनाबे वागा टेंस की चेंजिंग कैसे हो रही है? अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इधर उधर नजरें मत लेकर जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा, सही है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा? बगैर कोटेशन मार्क्स वाला, जिसे आप रेफरेंस भी कह सकते हैं, सही है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, सही है, तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस विल नॉट बी चेंज्ड, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, सही है। बट इफ, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सही है, तो रिपोर्टेड टेंस, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब विल बी, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या हो जाएगा देखिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट फॉर्म में है
तो हम उसकी डायरेक्ट सेकंड फॉर्म बना देंगे। सही है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ रही है तो हेड लगाएंगे और उस सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म बना देंगे। सही। अगर ये बात समझ नहीं आई तो अभी समझ में आएगी थोड़ी देर में। सही है। एग्जाम्पल्स कराने पर बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। देखिएगा आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। क्या मैंने बोला, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो हम करेंगे क्या, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बना देंगे। कोई भी फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी ना, सही है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोटेशन मार्क्स वाले के अंदर, उसको सेकंड फॉर्म बना देंगे। अगर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ रही होगी, हेड लगाएंगे, उसके साथ हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसी सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म बना देंगे, जैसा कि मैंने एरो से शो करके दिखाया हुआ है। और वो देखो सेकंड फॉर्म भी यहाँ ग्रीन है, यहाँ थर्ड फॉर्म भी ग्रीन है। सही। गड़बड़ मेरे ख्याल में यहाँ पर नहीं हो रही होगी। सही। अब एक बात सुनिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल आ रहा होगा या शेल आ रहा होगा, तो बेटा याद रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल और शेल आ रहा हो तो विल और शेल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकती। तो क्या करेंगे बेटा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सही। के साथ भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन शूट के साथ मैं जाती तौर पे, ये मेरी राय ऐसी है कि शूट फॉर्म लगाते हैं तो शूट की मीनिंग एक मॉरल ऑब्लिगेशन के भी होते हैं, इखलाक की मॉरल ऑब्लिगेशन, तुम्हें ये करना चाहिए। सही है। इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर। माजरत, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। देखिएगा, तो हम लोग बात ही कर रहे थे यहाँ पर जनाब कि हम क्या करेंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। सही है। और अगर विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सही है। और कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकती है, और वुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल और शेल के साथ लिखी हुई है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ आएगी। सही है, बात खत्म। दूसरी बात, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन और मे आ जाए तो कैन और मे के साथ भी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हम क्या करेंगे, कैन की जगह कुड, मे की जगह माइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम रखेंगे। सही है। और ऐसा कब कब हो रहा है, ऐसा सिर्फ तब हो रहा है जब रिपोर्टिंग वर्ब बगैर कोटेशन मार्क्स वाला, लेफ्ट साइड वाला, सही है, पास्ट में हो, तब ऐसा हो रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनमें से कोई भी चीज अप्लाई नहीं हो रही है। सही है। ये तमाम चीजें हो ही तब रही हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। ये दो बातें बोल दी। अब तीसरी बात, भाई अगर ऑलरेडी वुड और शुड लिखा हुआ हो तो क्या करें। अगर ऑलरेडी वुड और शुड लिखा हुआ हो तो बेटा याद रखिएगा, ऑलरेडी वुड और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। अब इधर उधर आंखें मत लेके जाइएगा, सिर्फ मेरे माउस पे नजर रखिएगा, क्योंकि अब जो मैं बोल रहा हूं ना, आप इधर उधर जाएंगे ना तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा बहुत तेजी से। अगर ऑलरेडी वुड और शुड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, अब क्या करें, अब क्या करें, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर बात है। वुड और शुड एज इट इज रहेगा। सही है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद सिंपली हम लोग हैव लगाएंगे। सही है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना बेटा, उसको हम थर्ड फॉर्म बना के यहां लिख देंगे। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने यहाँ हैव क्यों लगाया, मैं इसका रीजन बता रहा हूं आपको। बेटा ये हैव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सही है। बेटा हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वुड और शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी, याद रखना मेरी बात पूरी इंग्लिश के अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। तो वर्ब
की थर्ड फॉर्म के लिए जो वर्ब हेल्प कर रहा है वो हैव है। सही है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब मैं बहुत एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ और ये बात आपके लेवल की नहीं है। सही है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बात बोल जरूर रहा हूँ। आपको समझ में आ जाए वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए कोई इश्यू नहीं है। सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब है। मैं फिर अपना जुमला दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब है। वुड हैव थर्ड फॉर्म इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हैव लिंकिंग वर्ब है। मैंने क्या कहा, मैं इस बात को दोबारा दोहरा देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। सही है, मैंने बहुत सिंपल बात समझाने की कोशिश की है, बहुत कॉम्प्लेक्स अंदाज के अंदर। मैंने कहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में वर्ब हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। अब बात समझ में आ गई होगी। छोटे बॉक्स के लिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, बड़े वाले बॉक्स के लिए हैव लिंकिंग वर्ब है। अब ये जो बात मैंने 2-3 दफा दोहरा दी, जिसको सुन के आप थोड़ा बोर भी हो गए। सही है, अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बेटा आपने एक चीज सुनी होगी, ऑक्सिलरी वर्ब, और एक और चीज सुनी होगी लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग शायद ना सुना हो, ऑक्सिलरी वर्ब सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब सुना होगा। मैं आपको जरा वाजे कर देता हूँ। देखो बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब की आमतौर पर दो किस्में होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, सेकेंडरी ऑक्सिलरी आमतौर पे लिंकिंग वर्ब को कहते हैं। अब पहचाने कैसे कि कौन सा प्राइमरी ऑक्सिलरी है और कौन सा सेकेंडरी ऑक्सिलरी है, मतलब कौन सा लिंकिंग वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। सही है, तो बेटा वुड और शुड के बाद नॉट लगेगा ना, तो वुड और या शुड हेल्पिंग वर्ब है, और हैव वुड और शुड को थर्ड फॉर्म से कनेक्ट कर रही है, इसलिए हैव क्या है, लिंकिंग वर्ब है। जिस वर्ब के बाद नॉट लगता है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाता है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? और चूंकि थर्ड फॉर्म कभी अकेली आती ही नहीं है, कभी नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म को सपोर्ट कर रहा है हैव। सही, तो थर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ। पूरे स्ट्रक्चर के लिए ये यहाँ पर क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ। वो वुड को लिंक कर रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, वुड और शुड को लिंक कर रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। सही, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, सवाल कर लीजिएगा अगर गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैंने 2-3 अंदाज से बोलने की पूरी कोशिश की है। सही है। अच्छा, अगर भैया ऑलरेडी कुड और वुड, कुड और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, अगर ऑलरेडी कुड और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। क्या तरीका, कुड हैव थर्ड फॉर्म। कुड के साथ हैव क्यों लगाई, क्योंकि भाई कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई और फॉर्म आ नहीं सकती। सही, माइट हैव थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बगैर, थर्ड फॉर्म अकेली कभी आती नहीं है। सही है। अच्छा, यही एक फर्क भी होता है, याद रखिएगा, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पहचानने का एक फर्क ये भी होता है। मैंने अगर आपसे कहा ना यू प्लेड, PLAYED प्लेड, तो प्लेड की सेकंड फॉर्म भी प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। तो अब कैसे पता चलेगा यहाँ यू, यहाँ पर प्लेड सेकंड है या थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि बगैर हेल्पिंग वर्ब के आ रही है, बगैर किसी और वर्ब के आ रही है, इसलिए सेकंड फॉर्म। जैसे कहूंगा यू हैव प्लेड, अब इसका मतलब होगा, समझ में आ गई बात, ये अब प्लेड थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव आ रहा है साथ में। या यू कहूं यू हैड प्लेड या यू विल हैव प्लेड, सही है, तो यहाँ पर प्लेड थर्ड फॉर्म। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप सवाल करेंगे, सीधी बात है। अब अगर ऑट टू आ जाए, देखो बेटा एक बात कहते हैं, शुड और ऑट टू का मतलब एक ही होता है, सेंस भी एक होता है दोनों का, शुड का भी और ऑट टू का मतलब, दोनों का मतलब होता है मॉरल ऑब्लिगेशन, मुझे ये करना चाहिए। सही है, तो जनाबे वाला ऑट टू जो है अगर आ जाए
और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो भाई वही चीज अप्लाई करेंगे यार, कहीं नई चीज थोड़ी ना है। ought to have थर्ड फॉर्म, सिंपल। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सही। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई बात, यहाँ तक मैंने अपनी बात समझा दी। अब देखो बेटा, यहाँ तक मैंने तो वो बात बताई जो रूल्स हैं, सही है ना, क्योंकि बच्चे जाहिर सी बात है रूल के थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब देखो बेटा, मैं एक एडवांस पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आए ना तो कोशिश भी नहीं करनी है इस बात को समझने की, छोड़ दिएगा, साइड में डाल दीजिएगा, सही है। अब मैं आपको एक एडवांस पॉइंट बताने जा रहा हूँ, देखो गौर से सुनिएगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पता है क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का करस्पॉन्डिंग पास बन जाएगा। अब मैं ये बात समझा रहा हूं, नहीं समझ में आए छोड़ दीजिएगा इस बात को, रूल मैंने बता दिया। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस करस्पॉन्डिंग पास बन जाएगा। अबे भाई करस्पॉन्ड, स्कूल में चार्ट बनाया था, वो चार्ट क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास कंटीन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, पास इंडेफिनिट पास परफेक्ट में चेंज होगा, पास कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, और विल शेल के साथ हमेशा वुड लगेगा। ये आपने चार्ट स्कूल में बनाया था, बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, बल्कि ऑलमोस्ट सब ने ही बनाया होगा, सही है। चार्ट आपने बनाया था, मैंने आपको सारे चार्ट से उठा के इस रूल पर ले आया, सही है। अब इस रूल से भी मैं एक समराइज बात बता रहा हूं आपको, समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। करस्पॉन्डिंग पास में चेंज होगा। करस्पॉन्डिंग पास क्या मतलब होता है भाई, मैं प्रेजेंट की जिस स्टेट में भी हूं उसी स्टेट में अपने आप को ले जाऊंगा, फ्यूचर उसी स्टेट में अपने आप को पास्ट में ले जाऊंगा। मैं अगर प्रेजेंट की इंडेफिनेट स्टेट में हूं तो मैं पास्ट के इंडेफिनेट स्टेट में ले जाऊंगा। मैं अगर प्रेजेंट की कंटीन्यूअस स्टेट में हूं तो मैं पास्ट की कंटीन्यूअस स्टेट में ले जाऊंगा। मैं अगर प्रेजेंट की परफेक्ट स्टेट में हूं तो मैं पास्ट की परफेक्ट स्टेट में ले जाऊंगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हूं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाऊंगा। ये कहलाता है प्रेजेंट का करस्पॉन्डिंग पास्ट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पास्ट का करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट का करस्पॉन्डिंग पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटीन्यूअस का करस्पॉन्डिंग पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जिसको मैंने बहुत समराइज वे में क्या लिखा हुआ है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म बना दो, सही है। वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म बना दो, और अगर वर्ब की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ रही है भाई बीच में हेड लगाओ और उसी सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म बना दो। ये किसी भी पास्ट का करस्पॉन्डिंग पास्ट बन जाएगा, सही। और हर फ्यूचर का करस्पॉन्डिंग वो क्या होता है, उसे आप पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, विल और शेल का करस्पॉन्डिंग पास्ट होता है वुड, और कैन और मे का करस्पॉन्डिंग पास्ट होता है कुड और माइट। ये सीधी बात मैंने और समराइज बोली, क्या बोली भाई, मैं जिस स्टेट में हूं ना अपने आप को करस्पॉन्डिंग पास्ट की तरफ ले जाऊंगा, सही। हो सकता है आप में से बहुत सारों को एक बात याद हो, सही है, कंडीशनल सेंटेंसेस की फर्स्ट ईयर की। क्या थी वो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात, कि भाई अगर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ना तो उसका करस्पॉन्डिंग पास्ट होता है वुड हैव थर्ड फॉर्म। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म सेकेंड कंडीशनल में आती है, और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म थर्ड कंडीशनल में आती है। बहुत सारों को ये बात याद आ गई होगी, भाई वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होता है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, सही है। असल बात होती है करस्पॉन्डिंग पास्ट बनाना। अगर ये करस्पॉन्डिंग पास्ट वाली बात समझ में नहीं आई भाई, सुननी ही नहीं है, सुनी ही नहीं मैंने, ये बात बोली ही नहीं, फर्ज कीजिए ये बात बोली ही नहीं,
क्या है, ये रूल फॉलो करना है बस, सिंपल। और वो जो स्कूल में इतने लंबे लंबे चार्ट पड़े थे ना, वो तो साइड में रख दें, वो तो बिल्कुल साइड में रख दें उस चार्ट को, सही है, वो बस कर लिया कर लिया, सही है, वो चार्ट बिल्कुल साइड में रख दें। हो गई, एक एडवांस पॉइंट की बात बता दी मैंने, कह दी, समझा दी, सही है। एक बात और बोल दूं, थोड़ी सी खतरनाक है। खतरनाक का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट और बिगड़ते जाएंगे, सही, चेहरा बन जाएगा, सही, माथे पे बल आ जाएंगे, बोले सही है, और आपको लगेगा यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाकईतन जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक बात और बोल देता हूँ, सही है, लेकिन ये बात सेकेंड ईयर में अप्लाई नहीं होगी, खुशी की बात ये है, सही है। अगर आप लिख रहे हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि आप लिखें, स्क्रीनशॉट कभी मत रखिएगा अपने पास, वरना जिंदगी भर वो ऐसे ही रहेंगे और डिलीट हो जाएंगे, सही है। एक बात और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप लिख रहे हैं, सही है, जैसा कि आप लोग लिख रहे होंगे, सही है बेटा, उस बात को डबल बॉक्स बना के लिखना, डबल बॉक्स बना के लिखना, सही है। और लिख लीजिएगा ये बात मुझे कभी इन फ्यूचर पढ़नी है, अभी नहीं पढ़नी, सही है, लेकिन पढ़ लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। बेटा अभी मैंने एक बात बोली कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच करेस्पॉन्डिंग पास्ट बन जाती है, और करेस्पॉन्डिंग पास्ट अगर बात नहीं समझ में आई तो इस रूल के तहत बन जाता है, ये बात मैंने बोली। अब एक बात और सुनिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो ना तो समटाइम्स रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज ही नहीं होता, चेंज ही नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो ना तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अब ऐसा कहाँ होता है, सही है, और ऐसा मैंने कैसे कह दिया, सही है, ये बात आप बॉक्स में लिख लीजिएगा बस, सही है। और मैं आपको बता देता हूँ ये बात कहाँ लिखी हुई है, लेकिन अभी नहीं पढ़नी है, इन फ्यूचर पढ़नी है। और अगर आप में से किसी को लगता है कि हाँ मैं अभी कैपेबल हूँ, मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी है, सही है, मैं भी कैपेबल हूँ, मेरे जहन पे बोझ नहीं पड़ रहा, मैं भी पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो मोस्ट वेलकम, ऐसी बात पढ़िए जाके। एक किताब है जिसका मैं बार बार फर्स्ट ईयर से जिक्र करता आ रहा हूँ, बार बार बोलता भी हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते वो किताब ले भी लो, आपकी बड़ी काम आएगी। उस किताब का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। आप स्टेशनरी शॉप पे जाइएगा और स्टेशनरी अंकल से बोलेगा स्टेशनरी कि भाई वो एक किताब आती है जो बीकॉम पार्ट 1, बीए पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है, तो उसका नाम है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड, वो दे दें। वो आपसे 500, 475, 450 ऐसी कुछ लेगा, सही है, और वो आपको किताब दे देगा, सही है। जब वो आपको किताब दे देगा ना तो आप जो है वो उस किताब को लीजिएगा, और किताब को लेने के बाद पेज नंबर 318 पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और पूरा चैप्टर पढ़ जाइएगा। जो बात मैंने अभी आपको बोली है ना वो बात आपको वहां पे मिल जाएगी लिखी हुई, और रीजन भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई क्यों चेंज नहीं हो रहा, सही है। रीजन साथ में पढ़िएगा, और अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछिएगा, लेकिन मैं वही बात इसलिए नहीं समझा रहा कि ऐसी बात हमारा टॉपिक नहीं है। अब भाई मैं समझा नहीं रहा तो मैंने ये बात बताई क्यों है, हो सकता है आप ये सोच भी रहे हो, तो मैं ये बात भी बोल देता हूँ भाई मैंने क्यों बताई है। मैं इस किताब का बार बार इतना जिक्र करता हूँ और हर जगह पढ़ाते हुए करता हूँ। तो लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पढ़ा के पूरे खत्म किए, तो एक बच्चा अगले दिन मेरी ये किताब उसने खरीद ली थी, वो लेकर आ गया और क्लास के सामने खोल के बैठ गया। उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता है, यहाँ चेंज नहीं हुआ हुआ इसलिए, और वहाँ एक रीजन लिखा हुआ था कि क्यों चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने उसे वहां पर सबकी पूरी क्लास के सामने रीजन भी बता दिया भाई कि इसलिए नहीं चेंज हो रहा। सही बात मैंने बोल दी है, रीजन आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। वो खाली बात तो पढ़ रहा था, रीजन नहीं पढ़ रहा था। ऐसी बात है, बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, सवाल करते हैं, सवाल सवाल होता है, सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात भी क्लियर यहाँ पे कर दी है, सही है। यहाँ पर ये बात हो गई है, यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन इस रिस्पेक्ट से नहीं हो रही हो, सही है। अच्छा जी ये वाली बात हो गई। अब देखिए ये जो हमारे पास 10 मिनट बाद एक और मीटिंग आने वाली है, इस मीटिंग में मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, और
यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस होगी और कुछ बच्चों जैसे लेवल से प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा और आगे की तरफ ये लेवल प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो बहरहाल स्टार्ट तो करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वो होगा अगले दिन होगा, मतलब थर्सडे होगा, उसके पहले सेशन में जो पहला जो पीरियड होता है 40 मिनट्स का, उसमें मैं प्रैक्टिस रोक दूंगा। फिर उसके बाद चैप्टर्स वगैरह की तरफ आऊंगा और एक दो चैप्टर्स के बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से पूरे साल हम थोड़ा 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 करके प्रैक्टिस करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कंप्लीटली आपके को हजम हो जाएगा। सही है बेटा? यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई इशू, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कीजिए, क्योंकि मैं अभी अगले पीरियड के अंदर इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कराने वाला। हाँ, मेरी जैसी बात है, जूम मीटिंग में 4 मिनट रह गए। मैं यहाँ पर बिल्कुल पूरी मीटिंग ऑन करा हुआ हूँ, इसी तरह से रखा हूँ। अगर आप में से कोई चाहे तो पुराना भी कोई सवाल करना चाहे तो कर ले, क्योंकि मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करा रहा हूँ, वो आपके लिए ही बेहतर होगा जाहिर है। और कुछ शायद आप लोग को बोर भी लगे प्रैक्टिस, सही है, लेकिन बहरहाल इस प्रैक्टिस तो बिल्कुल इनिशियल से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। जनाबे वाला, चले भैया, आप में से जनाबे वाला किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। और भी 10 मिनट बाद इंशाल्लाह एक और मीटिंग आने वाली है, देन जिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्या नाम है, प्रैक्टिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप देखिएगा जनाब, हमने यहाँ तक बात कर ली। अब इससे कबल के हम एक्सरसाइज शुरू करें। अब एक एक बात जरा सा सुन लीजिएगा यहाँ पर, वो ये कि देखो बेटा, यहाँ पे आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ आ रहा होगा, ही सेज टू मी आई गो टू स्कूल एवरी डे। सही है? तो ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। कैसे पता चला? सेज लिखा हुआ है, इसका मतलब टेंस जो चेंज नहीं होगा। सही है? सबसे हमें पहले क्या करना है, कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना है। हमने कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर दिया। दूसरा हमें क्या पॉइंट देना है? दूसरा हमें पॉइंट ये रखना है कि जनाबे वाला, हमें प्रोनाउन की चेंजिंग करनी है। प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे होगी? सॉरी, दूसरा पॉइंट हमारे रखना था कॉमा की चेंजिंग। माजरत, कॉमा की चेंजिंग कैसे होगी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एजरेटिव है तो क्या नाम है, दैट लगेगा। तो कैसे एजरेटिव है ये? देखिएगा, आई गो, सही है, और आखिर में फुल स्टॉप आ रहा है। मैंने एजरेटिव की आपको शॉर्ट फॉर्म बताने की कोशिश की थी। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है अपने तौर पर एक तरीकेकार आपको समझाने की कोशिश की थी। और वो तरीकेकार क्या था कि एक सब्जेक्ट आए, एक वर्ब आए, बीच में कुछ भी आए, एंड में फुल स्टॉप आए। सही है? इसे आमतौर पे हम एजरेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये एजरेटिव है, इसलिए कॉमा की जगह क्या आएगा? दैट। सही बेटा? ही सेज टू मी दैट आ गया, फिर हमने कोटेशन मार्क्स रिमूव कर दिए। अब बारी है प्रोनाउन की चेंजिंग की। प्रोनाउन कैसे चेंज होगा? बड़ी सिंपल सी बात है।
रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी फर्स्ट पर्सन है वो स्पीकर को देख के चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ पर आई है, इसको देख के चेंज होगा, ही को देख के चेंज होगा। सिंपल। सिर्फ और सिर्फ मेरे माउस को ध्यान पे रखिएगा, आई ही को देख के चेंज होगा, आई ही को देख के चेंज होगा। सही है बेटा? बात सुनिएगा, आई जिस केस में है ही उसी केस में आएगा। आई, अब देखो बेटा यहां पर मैंने एक प्रोनाउन चार्ट बनाया हुआ है, आई यहां सब्जेक्टिव केस है ना, मैं ही के पास जाऊंगा और ही का सब्जेक्टिव केस ही लेकर आऊंगा। सही है? क्यों लेकर आऊंगा? मैं जिस केस में हूं सामने वाले को उसी केस में लेकर आऊंगा। सही है? तो मैंने ही को जब उसी केस में लेकर आया तो ही आया, और आई की जगह मैंने क्या लिख दिया? ही। टेंस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो गो की जगह क्या आ जाएगा? कॉमन बात है, गोज। सही? टू स्कूल एवरीडे, और यहाँ एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप। कोई कंफ्यूजन? प्रोनाउन चेंज करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, मैं जिस केस में हूं सामने वाले को उसी केस में लेकर आऊंगा। अब ये बहुत सी चीजें आएंगी। अब देखो बेटा यहाँ पर एक चीज है, हमने तो 9th मैट्रिक में ये पढ़ा है कि ही सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पर ही सेज टू को सेज ही रखा हुआ है, तो अब क्या करें? देखो बेटा, सेज टू टेल्स में चेंज हो सकता है, सही है, और बेहतर यही है कि आप टेल्स में चेंज कर दें। क्यों बेहतर है? क्योंकि वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, सही है, कि भाई टेल्स में चेंज होगा। से टू टेल में चेंज हो सकता है, आप उसे से टू भी रख सकते हैं, सही है। सेज टू टेल्स में चेंज हो सकता है, आप उसे सेज टू भी कह सकते हैं। सेट टू टोल्ड में चेंज हो सकता है, सही है, आप उसे सेट टू भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर खाली से लिखा हुआ है ना तो ये टेल में चेंज नहीं हो सकता, से ही रहेगा। खाली सेज लिखा हुआ है ना तो ये टेल्स में चेंज नहीं हो सकता, सेज ही रहेगा। खाली सेड लिखा हुआ है ना, टोल्ड में चेंज नहीं हो सकता, सही है, ये सेड ही रहेगा। रीजन बता देता हूं क्यों, सही है। देखो बेटा, सेज टू बराबर होता है टेल्स के, सेज टू पूरा का पूरा टेल्स के बराबर होता है, सही है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं ही सेज टू और ये कह के खामोश हो जाऊं और स्पोकन टू नहीं बताऊं कि किससे बोला है, तो आप बोलेंगे भाई पहले ये तो बताइए बोला किससे है, फिर आपका सवाल होगा क्या बोला, सही है। तो खाली सेज टू लिख दूं, कितना अजीब सा लगेगा। इसी तरीके से इतना ही अजीब लगता है खाली टेल्स लिखना बगैर स्पोकन टू के, सही। अच्छा आगे सुनिएगा जनाब, एक रीजन और है, और वो रीजन क्या है, और वही सही रीजन है। से, SAY से, ये होता है इनडायरेक्ट वर्ब और टेल होता है डायरेक्ट वर्ब, सही है बेटा। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं है। डायरेक्ट वर्ब का मतलब होता है जिसे प्रोनाउन से कनेक्ट करने के लिए, सही है, कोई प्रपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं है। और इनडायरेक्ट वर्ब क्या होता है, जिसे प्रोनाउन से कनेक्ट करने के लिए प्रपोजिशन रिक्वायर्ड होता है, सही। तो से होता है इनडायरेक्ट वर्ब और टेल होता है डायरेक्ट वर्ब, ये सही रीजन है, मैंने आपको बता दिया। अब याद रखने के लिए एक नेमोइक बात ध्यान में रख लीजिए, सेज टू तभी टेल्स में चेंज होगा जब टी वाला लफ्ज यहाँ पर मौजूद होगा। देखो मैंने टी पे कैप बना दिया है, सही है, टी वाला लफ्ज मौजूद होगा तभी ये टी वाले लफ्ज में चेंज हो सकता है।
सही है। अगर टी वाला लफ्ज मौजूद नहीं है तो आप टी वाले लफ्ज में चेंज नहीं करेंगे। ये मैंने आपको एक आसान तरकीब बता दी याद रखने के लिए। सही है, यहां तक हो गई कंफ्यूजन दूर। सेस टू को आप सेस टू रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें चाहिए ना शरई मसला नहीं है। लेकिन सही, ये मैंने थोड़ी सी एक बात और बोल के कंफ्यूजन दूर कर दी। सही है जनाबे वाला। अब हम बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस की तरफ। सी जनाब, हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटेंस है जिनको मैं इसे चेंज करूंगा। सही है, स्लो स्लो। अच्छा, अब 4 सेंटेंस है। अब बेटा आप लोग भी अपने तौर पे करने की कोशिश, क्योंकि इन 4 के बाद मैं आप लोग को सेंटेंसेस देता रहूंगा और आप लोग बाकायदा बोल के बताएंगे, भले गलत बताएं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एक करके इनको जरा सॉल्व करता रहता हूँ, फिर आप इसे करें ना, सॉल्व करेंगे एक एक करके। सही है, देखो पहला हमारे पास सवाल है, ही सेज टू मी यू आर अ गुड फ्रेंड। अब देखो बेटा, ही सेज टू मी प्रेजेंट है, इसका मतलब है टेंस चेंज नहीं होगा। अब हमने रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आए, हमने कहा यू आर अ गुड फ्रेंड, ये इसकी नेचर एजर्टिव है, इसका मतलब कॉमा की जगह दैट आएगा। ये 2 बातें हो गई। अब हम यहाँ चेंजिंग की तरफ गए। देखो बेटा अब कैसे गए हम लोग चेंजिंग की तरफ। सी, हम यहाँ पर हमने लिखना शुरू करा, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी दैट, कॉमा की जगह दैट लगा दिया। सही है, लगा दिया। अच्छा अब देखो बेटा, सेज टू ही रह सकता है, सेज टू टेल्स में भी चेंज हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। दैट लगा दिया। अब यू आर, अब देखो बेटा यू है सेकंड पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, स्पोकन टू को देख के चेंज होगा। सही है, स्पोकन टू को देख के चेंज होगा। अब यू सेकंड पर्सन स्पोकन टू को देख के चेंज होगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ मेरे माउस के पॉइंटर को देखिएगा अगर आपको प्रोनाउन चेंज करना सही से नहीं आता तो। सही है, देखो बेटा यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। अब हमें कैसे पता चला कि ये वाला यू सब्जेक्टिव केस है या ये ऑब्जेक्टिव केस है? ये यू सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? भाई अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव है, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव है। सही है भाई, वर्ब से अगर पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव है, वर्ब के अगर बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव यू है। सिंपल सी बात है। अब देखो यही सब्जेक्टिव यू है, मैं इस सब्जेक्टिव यू को निशान बनाता हुआ मी के घर पे ले गया, ले गया, ये यू सब्जेक्टिव यू है। सही है, मैं इसकी जगह पर जिसको भी लेकर आऊंगा सब्जेक्टिव केस में लेकर आऊंगा। मैं जिस केस में हूं सामने वाले को उसी केस में लेकर आऊंगा। मैं यहां पर सब्जेक्टिव केस में हूं, सामने वाले को सब्जेक्टिव केस में लेकर आऊंगा। तो मैं जब मी का सब्जेक्टिव केस लेकर आऊंगा तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? आई। तो मैं यहां पर लिखूंगा आई एम अ गुड फ्रेंड। कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल में यहाँ नहीं हो रही होगी, होगी तो अभी आगे 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 उसमें चेंज हो। सही है, अब आई के साथ जाहिर सी बात है आर नहीं आएगा, एम आएगा। अब ये वाली बात तो जाहिर सी बात है नहीं समझाऊंगा मैं कि भाई आई के साथ एम आता है, ये तो आप कॉमन सी बात है, तो आप वैसे ही समझते होंगे। सही है, अगला सवाल देखिएगा। सी, अगला सवाल क्या है? टेंस की नेचर को समझे। द स्ट्रेंजर सेज टू हिम, प्रेजेंट है, इसका मतलब टेंस चेंज नहीं होगा। आगे हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच की का नेचर क्या है बेटा, एजर्टिव हो गया, दैट लगेगा कॉमा की जगह पर। सही है, अच्छा अब ही सेज है ना बेटा, सेज टू तो नहीं है ना, तो आएगा ही सेज, टेल्स नहीं आ सकता अब यहाँ पर, दैट। बेटा दे थर्ड पर्सन है ना, कैसे पता चला? यहाँ देख भी लो, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में दे आ रहा है, दे थर्ड पर्सन, ये चेंज ही नहीं होगा, दे ही रहेगा। दे विल क्यों रहा भाई, वुड क्यों नहीं हुआ? भाई रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट में है यार, इसलिए वुड नहीं हुआ। टेक, माई लिखा हुआ है, माई कौन सा पर्सन होता है? माई फर्स्ट पर्सन होता है। किसको देख के चेंज होगा? स्पीकर को देख के चेंज होगा। स्पीकर कौन है? ही है। तो अब माई से एक लाइन में ही की तरफ खींच रहा हूं।
अब देखो, अब मुझे जरा सा कंफ्यूजन हो रही है माई से लाइन ही की तरफ खींचने के में। तो अब जाहिर है कि मैं एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, माई से एक लाइन मैंने ही की तरफ खींची, एरो की फॉर्म में, एरो की फॉर्म में खींची, सही है। माई पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस लेकर आऊंगा। मैं जिस केस में हूं सामने वाले को उसी केस में लेकर आऊंगा, सही है। हिज सर्वेंट टू द पुलिस स्टेशन टुमारो। सही है, टू द पुलिस स्टेशन टुमारो। अच्छा, टुमारो टुमारो ही रहेगा, याद रखिएगा। अब पूछें क्यों टुमारो द नेक्स्ट डे में क्यों नहीं चेंज होगा? बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो ये टुमारो, नाउ, देन चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। रीजन सुन लो क्यों नहीं चेंज होंगे। बेटा, टुमारो, नाउ वगैरह ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। बेटा, वर्ब ही चेंज नहीं हो रहा, टेंस ही चेंज नहीं हो रहा, तो एडवर्ब कहां से चेंज होगा? सही है। वर्ब कब चेंज होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, या तो रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में है। तो जब वर्ब ही चेंज नहीं हो रहा तो एडवर्ब कैसे चेंज होगा? इसलिए टुमारो टुमारो ही रहेगा। टुमारो एडवर्ब है। जब विल ही वुड नहीं हुआ तो टुमारो कैसे द नेक्स्ट डे हो सकता है? सही है। आसान अल्फाज के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, टुमारो टुमारो ही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, नाउ देन हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाएगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट प्रेजेंट में है तो नाउ नाउ ही रहेगा, टुमारो टुमारो ही रहेगा, नेक्स्ट डे ना, यस्टरडे यस्टरडे ही रहेगा, और जो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। मेरे ख्याल में यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। सही है। ये 4 एग्जाम्पल, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, आगे की भी मैं खुद ही सॉल्व करा रहा हूँ। सही है जनाबे वाला, इसमें मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये तमाम की तमाम चीजें रिमूव हो रही हैं। अगर ये तमाम चीजें जितनी मैंने लिखी हैं सब रिमूव हो जाएंगी 1 मिनट में। अगर आपको कुछ पूछना है इससे तो बताइए, ये 30 सेकंड के अंदर तमाम चीजें रिमूव हो रही हैं। जनाब, ये तमाम चीजें रिमूव। मैं अगली स्टेप जा रहा हूँ। 5 से लेके 8 तक आप लोग बेटा खुद करते रहिए, और जिसको लगता है कि उसने पहले कर लिया वो मुझे बताए, लेकिन फिल वक्त मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस फॉर्म में ये कराता रहूं जनाब। 5 से 8 सी देखिएगा, कह रहा है द प्यून सेड टू मी, ओ ये पास्ट आ गया, द प्यून सेड टू मी, ये पास्ट आ गया है, सही है। आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी, ये एजर्टिव है, कॉमा की जगह दैट आएगा, सही। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही भाई, ये वाला हिस्सा पास्ट आया, पास्ट है, सही है, सिंपल सी बात है। हमने इसे बनाना शुरू करा, द प्यून टोल्ड मी, सेट टू भी रह सकता है, दैट जनाब। अब लिखा हुआ है आई, आई है स्पीकर, माजत, आई है फर्स्ट पर्सन, स्पीकर को देख के चेंज होगा, स्पीकर कौन है? द प्यून, सही है। अब ये नहीं पता कि प्यून ही है शी है, तो जब जेंडर पता नहीं होता तो हम ही लेते हैं, सही है। वैसे तो आमतौर पर प्यून ही होता है, सही है, लेकिन जो है जब भी हमें जेंडर नहीं पता होता तो हम ही लेते हैं, सही है। इसकी जगह प्यून की जगह फर्स्ट करो डॉक्टर लिखा हुआ होता, अब डॉक्टर ही है शी है, हमें नहीं पता, जेंडर अगर नहीं पता होता तो हम ही लेते हैं, ही सपोज करते हैं, ही कंसिडर करते हैं। जनाब, तो आई से मैंने एक लाइन ही पे खींची, आई सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव केस ले आऊंगा, ले आया, मैंने यहां लग दिया ही, सही। देखो बेटा, मैंने आपसे ये बात कही थी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाएगी, एम फर्स्ट फॉर्म है, एम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉज, सिंपल, सही है। देखो बहुत सिंपल कर रहा हूं,
एम फर्स्ट फॉर्म है, एम की सेकंड फॉर्म हो गई वॉज, गोइंग एज इट इज रहा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म करनी है और कुछ नहीं करना। फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, उठा के सेकंड फॉर्म कर दी, सही है। गोइंग एज इट इज रहा, बाकी जुमला बना रहे हैं हम पूरा का पूरा जैसा बनता है। टू ब्रिंग यू, अब देखो यू जो है वो यहां पर सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चला? क्योंकि भाई वर्ब के बाद आ रहा है, भाई वर्ब के बाद आ रहा है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है, सही है। तो अब और चेंज किसको देख के होगा? स्पोकन टू को। स्पोकन टू का क्या है? मी। तो मैंने यू से एक लाइन मी की तरफ खींच दी। यू ऑब्जेक्टिव केस है, मी का भी ऑब्जेक्टिव केस लेकर आओ। भाई मी तो खुद ऑब्जेक्टिव केस होता है, खत्म हो गई बात। मी, सही है। आ कप ऑफ कॉफी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, सही है। अगला सवाल मैं करा रहा हूं। तो मी तो बेटा खुद ऑब्जेक्टिव था, सही है, इसलिए एज इट इज आ गया। भाई मैं तो जिस केस में हूं सामने वाले को उसी केस में लेकर आऊंगा। यू मी के घर पे गया और कहा कि मी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो भाई मी ने कहा तो मैं खुद ही ऑब्जेक्टिव केस हूं, मी आ गया साथ में उसके, मी की जगह पर यू की जगह पर मी आ गया, बात खत्म। दे सेड, अच्छा भाई दे सेड, अब देखो दे टोल्ड नहीं हो सकता, दे सेड ही रहेगा। दे सेड दैट एसवर्टिव केस है। आर टीम, देखो बेटा ये ओ यू आर आर पढ़ा जाता है, आर टीम। अब ये फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर को देख के चेंज होगा, स्पीकर कौन है? दे, सही है। अब मैं आर से दे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, आर से दे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, सी। ये रहा आर, दे की तरफ मैंने एक एरो ज्वाइन कर दिया, पॉसेसिव एडजेक्टिव केस है, दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव केस लेके जाऊंगा मैं, जिस केस में हूं सामने वाले को उसी केस में लेके जाऊंगा। देयर टीम विल है, अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वुड विन द मैच। जी मेरे ख्याल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। एग्जाम में जाके प्रोनाउन चार्ट बना लेंगे ना, बात ही खत्म हो जाएगी। ये आर को दे से मिला दिया और दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव केस ले गए, सही। अच्छा वे क्या करा हमने? दूसरी चीज क्या करी भाई? विल था ना, वुड कर दिया, सिंपल। विल को वुड कर दिया और फर्स्ट फॉर्म ही रही, सिंपल, सही। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, मदर सेड टू द चाइल्ड, माँ ने बच्चे से कहा, virtue has its own reward। अच्छा बेटा ये पहले मैं बताना भूल गया था, ये आपने सुना भी होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ सेम रहता है, तो ये एज इट इज सेम रहेगा। मदर टोल्ड द चाइल्ड दैट virtue has its own reward, सही, सेम रहेगा, सही बेटा। भाई नेकी अपना अजर खुद है, नेकी अपना इनाम खुद है, सही है। इसे आप ये भी कर सकते हैं, मदर टोल्ड द चाइल्ड, मदर said to the child, mother set a fact to the child। चाहिए कुछ भी बात बोल सकते हैं कि भाई एक फैक्ट बताया, या आप इसे इस तरह भी अगर चाहें तो कहें कि भाई माँ ने अपने बच्चे को एक अच्छी बात बताने की कोशिश की, एक नेकी की बात बताई, सही है।
तो ये कोई भी सवाल, कोई भी बात बता सकते हैं, सही है, हर चीज एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है, पर मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए जनाब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यू सेड टू मी, अब यू सेड टू मी जनाब ये जो है वो पास्ट में, और अगला वाला जुमला एजर्टिव है, तो दैट लगेगा, कॉमा की जगह पर हम अपने बनाना शुरू कर रहे हैं। यू टोल्ड, you told me that, सही है, अब यहाँ पे बना दिया हमने। अब देखो बेटा, यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, स्पोकन टू को देख के चेंज होगा, है सब्जेक्टिव केस, स्पोकन टू को देख के चेंज होगा। कैसे पता सब्जेक्टिव केस है? क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है, तो सब्जेक्टिव केस होता है, सही है। अच्छा, सही है बेटा। अब मैं गया यू के पास, मैंने यू से एक एरो ड्रॉ करा मी की तरफ, करा, मैंने कहा, और मी के पास आके मैंने बोला मी तुम्हारा सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मी ने कहा मेरा सब्जेक्टिव केस आई होता है, मैंने यहाँ लाके आई को लिख दिया, लिख दिया, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। ऊपर लिखा हुआ है सेंड, सेंड की सेकंड फॉर्म क्या करूंगा? सेंट, कर दी, सिंपल सी वही बात करेंगे, क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, कर दी। सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है। अच्छा, कुछ डिक्शनरीज में सेंड की सेकंड फॉर्म अब जो डिक्शनरीज आ रही हैं उसमें सेंडेड भी लिखी हुई है, लेकिन बेटा अब ये एक्सेप्ट नहीं हुई है, सही है। अब तक तो मेरी नॉलेज के मुताबिक ऑक्सफोर्ड ने और मरियम वेबस्टर वाली डिक्शनरीज ने सेंडेड को एक्सेप्ट नहीं करा हुआ है, लेकिन जैसी बात 5-6 साल बाद मुमकिन तौर पे एक्सेप्ट हो जाए, सही है। सेंट। अब देखो बेटा आगे लिखा हुआ है मी, तो मी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज होता है? स्पीकर को, स्पीकर कौन है? यू, सही है। मी यू को देख के चेंज होगा। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, सही है। अब देखो यहाँ पे बहुत घिचपिच हो रही है, तो मैंने यहाँ कलर चेंज करा है, मैं यहाँ पर मी को यू से ज्वाइन कर रहा हूँ ग्रीन कलर में, सब्जेक्टिव यू से ज्वाइन कर रहा हूं, कर दिया। मी ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, यू की तरफ ले आया, और अब मुझे यू का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। मी यहां ऑब्जेक्टिव केस में था, तो ये यू को ऑब्जेक्टिव केस में ही लेकर आएगा, क्योंकि जिस केस में मैं हूं सामने वाले को मैं उसी केस में लेकर आऊंगा। यू आ टेलीग्राम एवरी वीक, सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी, सही है बेटा। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी। अब अगला जो हमारा सेशन होगा जुमेरात को, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम प्रैक्टिस और कराएंगे थोड़ी सी, और बेटा मैं आप लोग को बाकायदा टास्क दूंगा कि ये सवाल आपने करना है, ये आपने करना है, ये आपने करना है, और ये आपने करना है, और इंशाल्लाह अब बहुत तेजी से होगा, और वो प्रैक्टिस के बाद मैं चैप्टर्स पे आऊंगा, और फिर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आऊंगा, तो हल्के हल्के में पूरे साल में निमट जाएगा। अच्छा, अब एक बात और बता दूं मैं, ये लिख लीजिएगा, मेरी एडमिन से आपकी बात हो गई है बेटा, मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं, अगर बराए मेहरबानी आप लोग हैंड टू हैंड उसी एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें, क्योंकि अब तक मैंने 3 पोएम्स पढ़ा दिए, और 3 पोएम्स के एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर लें तो जरा अच्छा हो जाएगा, सही है। और वो मैं अभी आपको अपनी वेबसाइट बता देता हूँ, वहां जाके सर्च कर लीजिएगा और एमसीक्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा, और वहीं उसके आंसर्स भी मौजूद हैं, सही है। तो 10-10 15-15 मिनट के एमसीक्यूज हैं, अगर डेली भी आप 15 मिनट जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर लें तो 15 मिनट में ये चीज़ कवर हो जाएगी, और आप जो पढ़ा है वो एक बार रिकॉल हो जाएगा, और एग्जाम में एक और बार सॉल्व कर लेंगे तो और रिकॉल हो जाएगा, और साथ अपने आप को मार्क्स देते रहिएगा, और अपने मार्क्स अपने पास लिखते रहिएगा, ताकि एग्जाम में आपको अंदाजा हो कि किस चैप्टर और किस एमसीक्यू पोएम पे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बेटा ये मिट्रा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये बेटा क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो गया है।
अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन पॉज हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से जाके मेरी वेबसाइट को जो है वो विजिट कर सकते हैं। सिंपल इज दैट कि जनाब गूगल पे जाइएगा, सिंपली सही है, गूगल पे जाके लिखिएगा स्माइल इंग्लिश। गूगल पे जाके आप सिंपली लिखेंगे स्माइल इंग्लिश मैथ्स मैथ ब्लॉग, ये यहाँ पर आ जाएगा आपको सजेशन में, स्माइल इंग्लिश मैथ ब्लॉग। जैसे ही आप इस सजेशन पे क्लिक करेंगे, सही है, तो ये आपको बिल्कुल सामने आ जाएगी लिखी हुई स्माइल इंग्लिश मैथ ब्लॉग। यहाँ पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेटा यहाँ पर आप एक्सरसाइज प्लस एमसीक्यूज के जब टॉपिक में जाएंगे ना, ये जो लिखा हुआ है एक्सरसाइज प्लस एमसीक्यूज, सही, इस जगह जब आप जाएंगे तो आपको क्या नाम है, तमाम